ये स्टार्टअप को छोड़ दें, को बिजनेस को भी कामयाब करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। इनोवेटिव आइडिया वो होता है जो डिसरप्ट करे एग्जिस्टिंग कामों को। पाकिस्तान में माइंडसेट ये है, स्टॉप देम अंटिल वी फिगर इट आउट। यूनिकॉर्न तो क्या, $100 मिलियन रेवेन्यू भी हमारी कोई स्टार्टअप अभी तक जनरेट नहीं कर सकी। ये मेरे ख्याल में स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में फेल कर रहा है और उसकी बड़ी फंडामेंटल रीजंस हैं। नेशंस की जो ग्रोथ जर्नी होती है वो 1-2 साल की नहीं होती, वो डेकेड्स की होती है। जापान 1970 में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता था अमेरिका के लिए, बट देन वो उससे उनकी प्रोफेशनल बेस बनी, उन्होंने लर्न किया, फिर उन्होंने अपनी ब्रांड्स बनाई और सोनी जैसी कंपनीज़ ने क्वालिटी को इम्प्रूव किया एंड देन इवेंचुअली 10-20 सालों के बाद वो इस काबिल हुए कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट से कम्पीट करते, उनसे आगे निकलते। इसी तरह चाइना 20 साल पहले तक कोई उनकी इनोवेशन, पेटेंट्स, आईपी नहीं थी। अब उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट फाइलिंग्स जो हैं वो अमेरिका को कम्पीट करने की तरफ आ रही हैं। इंडिया आज तक भी इनोवेशन के लिए नोन नहीं है। अब क्योंकि वो एक मैच्योर हो चुके हैं, उनके $200 अरब की जो आईटी की इनकम है वो सर्विसेज से आ रही है और इतनी मैसिव उनकी प्रोफेशनल बेस बन चुकी है कि उस प्रोफेशनल बेस के अंदर से ही अब ट्रेंड लोग निकल रहे हैं एंड नाउ दे आर रेडी फॉर इनोवेशन। तो अब अगले 5 से 10 सालों में आपको उनकी इनोवेशन जर्नी नज़र आएगी। पाकिस्तान का मसला यह है कि हम लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ना प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, ना कोई लॉन्ग टर्म कोई विजन या मसले अपने फंडामेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करें और एक शॉर्टकट लगाएं और सिलिकॉन वैली से कंपटीशन में आ जाए, और ये पॉसिबल नहीं है। नेशंस ऐसे नहीं चल सकती। सो अभी हो क्या रहा है, अगर आपको आगे पीछे थोड़ी बहुत इनोवेशन नज़र भी आती है तो वो कोई एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज़ हैं, कोई प्रोफेशनल किसी कंपनी से निकल के एक्सपीरियंस लोग हैं जिनकी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है एंड दे मे कम अप एंड रेज फंडिंग एंड डू सम स्टफ, मगर फिर भी अंडरलाइंग माहौल स्टार्टअप्स के लिए मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। हमारे जो लीडर्स हैं उनको शॉर्टकट्स पसंद है और यहाँ पे वो दे वांट के इट्स ईजी। स्टार्टअप्स के जो इकोसिस्टम है इसमें फ़ोटो ऑप्स हैं, इसमें आपकी मार्केटिंग है, तो एवरीवन लाइक्स दीज शॉर्टकट्स। तो वो हमें जो कंपैरिजन में लेके आते हैं वो इसराइल, सिलिकॉन वैली और इस तरह के सिंगापुर और दुबई के एग्जांपल्स देते हैं, जबकि इनका हमारा और इन मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है, स्वीडन है, स्टॉकहोम है, सिंगापुर है, दुबई है, इनमें बड़ी हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन है और इनकी जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत हाई है और इनके पास आबादी का मसला है, आबादी बहुत कम है, तो दे कैन नॉट गो इनटू सर्विसेज एरिया। मगर इनके पास इतने पैसे भी हैं और इतनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है दैट दे कैन प्रोड्यूस इनोवेशन। तो आप देखेंगे इन छोटे छोटे मुल्कों में आपको इनोवेशन की तरफ बड़ी सक्सेस नज़र आएगी। देन देर आर सम अदर काइंड ऑफ कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, चाइना, इंडिया। ये वो मुल्क हैं जिनमें जीडीपी भी ठीक है, हाई है, बट इनकी आबादी भी हमारे मुल्कों की तरह ज़्यादा है। ये लोग एक जर्नी से आए हैं, इन्होंने सर्विसेज में अपनी बेस बनाई है, इन्होंने प्रोफेशनल बेस बनाई है अपने मुल्कों में, और उस प्रोफेशनल बेस के ऊपर अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे दे आर कमिंग इनटू इनोवेशन। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और इनको नौकरियाँ चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं चाहिए कि $1 अरब कमा के और 50 लोग अमीर हो जाए, उनके पैसे आयरलैंड में पड़े हों। आपको चाहिए कि अगर कोई $1 अरब कमा रहा है तो 50,000, 1 लाख नौकरियाँ जनरेट कर रहा है। तो हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जीडीपी बहुत कम है, कंज्यूमर पावर नहीं है स्पेंडिंग की। अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप्स करेंगे भी, उनका प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे स्पेंडिंग पावर नहीं है लोगों के पास। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ सो लो कि आपकी इवन बेसिक सर्विसेज कंपनीज़ के लिए वो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स इज़ नॉट गुड। और आप यहाँ के इन्वेस्टर से पूछें तो नंबर 1 इशू इज़ फाउंडर क्वालिटी। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल बेस ही अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी मसला है। हमारे जैसे ममालिक अगर आप देखेंगे रीजन में या पूरी दुनिया में, इजिप्ट है, फ़िलीपींस है, इंडिया और इस तरह के दूसरे ममालिक हैं, हमें इन लोगों के मॉडल्स को देखना चाहिए, ये कैसे सक्सेसफुल हुए। तो ये अगर आप देखेंगे सर्विसेज इकोनॉमीज़ हैं। फ़िलीपींस इज़ डूइंग $30 बिलियन just from call centers. India is doing $200 billion सिर्फ IT सर्विसेज के थ्रू।
और अगर आप इनको देखेंगे तो इन्होंने आज तक यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई इनोवेशन और कोई ऐसी आपको आउटकम्स नहीं मिलेंगी। सो हमने क्या किया कि हम इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द सक्सेस स्टोरी ऑफ रेलिवेंट कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड फिलीपींस, हमने वो जो शॉर्टकट हमें चाहिए था, हमने वो नारा मारा इसराइल का, हमने नारा मारा सिलिकॉन वैली का, और 10 साल हो गए हम अपनी यूनिकॉर्न की तलाश में। और अब आज तक पिछले आई वुड से इवन सिंस 15 ईयर्स यूनिकॉर्न तो क्या $100 मिलियन रेवेन्यू भी हमारी कोई स्टार्टअप अभी तक जनरेट नहीं कर सकी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम वी हैव टू सी कि क्या हमारी नेशन रेडी है। मेरे नज़दीक वो इवन बेसिक प्रोफेशनलिज्म के लिए रेडी नहीं है। हमें पहले अपने बेसिक मसले हल करने होंगे, हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला हल करना है। ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे बिजनेस के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, स्टार्टअप तो क्या एस्टैब्लिश बिजनेसेस मैन भी वहाँ काम नहीं कर सकते, दे वांट टू मूव अब्रॉड एज वेल। यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स का मसला है। तो पहले हम वो मसाइल अपने हल करेंगे, एक मैसिव प्रोफेशनल बेस बनाएंगे, देन वी विल बी रेडी टू डू इनोवेशन। राइट नाउ पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ नॉन एग्जिस्टेंट and does not have enough to show for it. देखें जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को लेकर और इनोवेशन को लेकर बहुत सारी स्लोगनेयरिंग हुई है, पिछले 15 सालों से चल रही है। और इस नारे के पीछे कुछ लोग इसको चूरन भी कहते हैं। ये जो चूरन बेचने के पीछे हमारी यंग जनरेशन का बहुत माइंड आई वुड से ख़राब किया गया, और हमारे बच्चे अब गूगल और फेसबुक बनाने के से कम पे तो आमादा ही नहीं है। और उसका मसला ये हुआ है कि दे आर नॉट रेडी। वो तो बेसिक प्रोफेशनलिज्म के लेवल पे नहीं है, बेसिक एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है जो हमें चाहिए। सो बिफोर दे आर रेडी टू वॉक वी वांट देम टू फ्लाई। और उससे नुकसान क्या हुआ है कि उनको ये बताया गया कि आपके लिए ये जो सर्विसेज बिज़नेस हैं, ये जो आईटी आउटसोर्सिंग बिज़नेस है, ये तो बहुत छोटा काम है, ये कोई बड़े लोगों के करने के काम ही नहीं है। और उससे हुआ क्या कि हमारे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी स्कूलों से निकलते हैं एंड दे डोंट वांट टू डू एनी जॉब। कि जो पहले आपके करियर के 4-5 साल होते हैं वो सीखने के होते हैं, और आपने उस 5 साल में जो सीखेंगे वो फिर आगे आपकी सारी ज़िंदगी काम आएंगे। तो इनकी स्टार्ट ऑफ दीज 4-5 years दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड्स। और वो एक ऐसे शराब के पीछे जाते हैं जहाँ पे 2-3 सालों में उन्हें नज़र आ जाता है कि ये तो जो मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है। बट नाउ दे आर स्टक बिकॉज उनके दिमाग में वो जो बाकी जॉब है या बाकी सर्विसेज का काम है वो तो बड़ा छोटा है। तो दे नेवर काइंड ऑफ हैव पुट देयर माइंड एंड हार्ट इनटू द वर्क दे आर डूइंग। तो फिर मजबूरी में वो जॉब्स भी करते हैं और मजबूरी में वो अपना सर्विसेज का कोई काम भी करते हैं। बट व्हेन यू आस्क देम व्हाट दे रियली वांट टू डू, तो दिमाग उनका वहीं अटका होता है। तो अब मसला ये है कि जो काम करें वो करना नहीं चाहते, और जो वो करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो एंड दे एंड अप वेस्टिंग ऑल ऑफ देयर करियर्स। यही काम आपको हमारी आईटी कंपनीज़ में मिलेगा। छोटी छोटी बेतहाशा कंपनीज़ हैं हमारी, एसएमईज़ हैं, और आप देखेंगे वो सर्विसेज से पैसा कमा रहे हैं, मगर इतने शर्मिंदा हैं ये बताने में कि हम सर्विसेज से पैसा कमा रहे हैं कि दे आर नेवर एबल टू टेल। उनसे पूछें आप क्या करते हैं तो दे विल टेल यू कि जी हमारी ये भी प्रोडक्ट है और हमारी ये भी प्रोडक्ट है और हमारी ये भी स्टार्टअप है और हमारी ये सैस की प्रोडक्ट है। और आप पूछें आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है तो 100% उनका रेवेन्यू सारा आ रहा होता है सर्विसेज से, वहाँ से कमाते हैं और इधर सारा लुटा देते हैं अपना। बट देन होता क्या है, बिकॉज सर्विसेज इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया टू ग्रो। तो होता क्या, ना ये ग्रो कर पाते हैं ना वो ग्रो कर पाते हैं। कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया। तो हम लोग वो एक हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमें आता है हम वो भी नहीं कर पा रहे। इंडिया को देखें, जो काम करने में हम अपनी हद तक इज्जत फील करते हैं, 200 अरब डॉलर वो लोग कमा रहे हैं। 40 लाख ख़ानदान उनके गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं बिकॉज उन्होंने कभी सर्विसेज इंडस्ट्री को ऐसे डाउन प्ले नहीं किया, बल्कि उन्होंने देखा कि ये तो हमारी कैश का हुआ है। और आज उनके स्पेस मिशन को भी उनकी आईटी इंडस्ट्री फंड कर रही है और इसमें कोई इनोवेशन और स्टार्टअप्स नहीं है। दिस इज़ ऑल
आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। चाइना को भी आप देखें, अब इनोवेशन में आ रहा है, मगर इससे पहले उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सर्विसेज में बनाई। अगर आईफोन अमेरिका में डिज़ाइन हो रहा है तो फॉक्सकॉन ने चाइना में 10 लाख लोगों की एक कंपनी बनाई जिसके थ्रू उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाने के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल की। और अब क्योंकि उनकी पूरी नेशन में ये एक्सपर्टीज़ है, अब वो अपनी ब्रांड्स भी बना सकते हैं, अब वो इनोवेट भी कर सकते हैं। तो हमारी वो 10 लाख बंदों की और 1 लाख बंदों की कंपनियां किधर हैं जो इंडिया में दर्जनों के हिसाब से? वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बड़ा छोटा काम था जो हमारे शायान शान नहीं था। देखिए जी, स्टार्टअप के फेलियर के बहुत ज़्यादा रीजंस हैं पाकिस्तान में, कोई एक नहीं है। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स कि स्टार्टअप को छोड़ दें, को बिज़नेस को भी कामयाब करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। कुछ छोटा सा बिज़नेस से भी आप शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ना होने के बराबर है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी मुल्क है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी सोच बिल्कुल एनेबलिंग नहीं है, सपोर्टिव नहीं है बिज़नेस के लिए। वो एंटी बिज़नेस है। वो एंटी बिज़नेस क्यों हुई? बिकॉज एक ज़माना था 70s में, जैसे भुट्टो के टाइम पे एक सोशलिस्ट नारा लेके आया गया और पूरी पाकिस्तान की जो बिज़नेसेस को नेशनलाइज किया गया। क्योंकि नेशनलाइज करना था, आपने प्राइवेट लोगों से बिजनेसेस उनके छीनने थे। उसके लिए पहले उनको मेलाइन किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेनिंग की गई, आवाम के दिमागों में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत डाली गई। और वो नफ़रत आपने सुना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 32 ख़ानदान हैं जो पूरा पाकिस्तान को खा गए। और वो 32 ख़ानदान ये बिज़नेस फैमिलीज़ थी बेसिकली, जो आज भी आपको इंडिया में तो बिज़नेस फैमिलीज़ नज़र आती हैं जो उससे 100 गुना बड़ी हैं, मगर वहाँ पे उनके लिए नेगेटिव वो जज्बात नहीं है। आपको एप्पल जैसी कंपनियां नज़र आती हैं अमेरिका में जिनके 100 अरब डॉलर से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं टैक्स बचाने के लिए, मगर उनको उस तरह से हीरो बनाया गया, ना कि विलन। मगर यहाँ पे एक बिज़नेस कम्युनिटी को सोशलिज़म के नारे की वजह से नेगेटिव करके प्रेजेंट किया गया कि ये चोर हैं और ये हमारे मुल्क को खा रहे हैं। उससे एक शॉर्ट टर्म में नेशनलाइजेशन तो हुई जो बाद में फेल होगी, मगर एक हमारी ब्यूरोक्रेसी का माइंड बन गया जो परमानेंटली एंटी बिज़नेस था। इसके अलावा फिर स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अलाउ किया जाए, इनोवेशन को चलने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। अमेरिका में जब भी कोई स्टार्टअप आती है तो वो इनोवेटिव चीज़ लेके आती है। इनोवेटिव आइडिया वो होता है जो डिसरप्ट करे एग्जिस्टिंग कामों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊबर जब आई तो ऊबर ने टैक्सी सिस्टम को, निज़ाम को उलट कर दिया। उन्हें पता था कि यूके, न्यूयॉर्क में और बाकी जगहों पे टैक्सी सिस्टम है और उसके लिए बहुत महंगे लाइसेंस मिलते हैं, और अगर हम आएंगे तो कल को ये टैक्सी यूनियंस जो हैं वो हमारे ऊपर मुकदमे करेंगी और हो सकता है गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ आ जाए। तो दे न्यू इट, और उन्होंने उसके लिए एक लीगल फंड बना लिया और उन्हें पता था कि ठीक है हम शुरू कर देंगे, बेशक कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता और जब तक वो लॉ बनेगा उस वक्त तक हम कामयाब हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो माइंडसेट होता है दूसरे मुल्कों में वो ये होता है, लेट देम वर्क अंटिल वी फिगर इट आउट। तो गवर्नमेंट उनको चलने देती है स्टार्टअप्स को जब तक उनको समझ नहीं आती कि इनको रेगुलेट कैसे करना है। पाकिस्तान में माइंडसेट ये है, स्टॉप देम अंटिल वी फिगर इट आउट। कोई नई चीज़ आ जाए उसको बंद करो, उसको रोक दो जब तक हमें समझ नहीं आ जाती कि इसको रेगुलेट कैसे करना है। सो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का एक और मसला है जो अगेन गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स कोई इनोवेशन बड़े पैमाने पे चलने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड देन देर आर अदर इशूज़। यहाँ पे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत कम है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फूड पांडा और इस तरह की आपकी बड़ी बड़ी इंडिया में बहुत ऐप्स थी और उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर और बिलियन डॉलर तक की भी उनको फंड रेजिंग भी हुई, वैल्यूएशन भी हुई। मगर मसला क्या था, ये गरीब मुल्क है। गरीब मुल्कों में 50 रुपये फूड पांडा के राइडर को देने से बेहतर वो बंदा कहता है यार मैं खुद जाके चीज़ ले आता हूँ। यहाँ के लोगों की टाइम की वैल्यू उतनी नहीं है मगर वो पैसे को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनके लिए बाज़ार से खुद जाके लाना एक फैमिली आउटिंग है। तो वो 50 रुपये पे करने को यहाँ का कंज्यूमर तैयार नहीं है। मगर बाहर के मुल्कों में दे हैव द मनी, कंज्यूमर हैज़ द स्पेंडिंग पावर। तो ऐसी स्टार्टअप्स को पाकिस्तान में चलने के लिए
जो जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव, या वो अपनी जो भी ऑपरेशन करें उससे वो कुछ कमाई भी कर सके, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और आजकल की जो स्पेशली सूरत हाल बन गई है जिसमें वेंचर कैपिटल्स भी कैश फ्लो पॉजिटिव देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन हो, तो स्टार्टअप्स के लिए यहाँ की इकोनॉमी में और यहाँ के जो आई वुड से पुअर कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वो मॉडल्स बहुत मुश्किल हैं। तो इसलिए उनको कंज्यूमर अगर वो स्टार्टअप बनाएंगे उसके सक्सेस के चांसेस यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की। मगर मसला ये है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स यंग बच्चे हैं जो कॉलेज जो स्टूडेंट से निकले हैं, उन्होंने कभी इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्हें इंटरनेशनल कस्टमर्स की का आइडिया नहीं है, उन्हें कमिटमेंट्स का नहीं पता, उन्हें उनकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस का नहीं पता, उनको उस मार्केट की डायनामिक्स नहीं पता। अनलेस दे गो एंड लिव देयर एंड स्पेंड देयर टाइम, वो कभी भी उन मार्केट्स के लिए इनोवेशन नहीं कर सकेंगे। सो उनको जो एक्सपोजर चाहिए वो उन्हीं मुल्कों में जाके हो सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, इस सारे कंज्यूमर्स स्पेंडिंग पावर पाकिस्तान में बहुत कम है। एंड देन द बिगेस्ट इशू आई सी इज़ द क्वालिटी ऑफ टैलेंट। स्टार्टअप्स के लिए आपको बहुत ही हाई कैलिबर टैलेंट चाहिए होता है, आपको उससे कम आपको सर्विसेज कंपनीज में चाहिए होता है, उससे भी कम आपको फ्रीलांसिंग के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ तो सर्विसेज सेक्टर को कोई क्वालिटी टैलेंट नहीं मिल रहा। जो 40,000 हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, उसमें 7-8 हज़ार भी ऐसे नहीं हैं जो कि एक एक्सपोर्टेबल हों और एम्प्लॉयबल हों। तो अगर सर्विसेज कंपनी के स्टैंडर्ड पे नहीं आ पा रहे, तो एक स्टार्टअप जिसको उसका भी बहुत हाई एंड चाहिए होता है, वो उस लेवल का क्वालिटी टैलेंट वो कहाँ से लेके आएंगे। सो इसीलिए आपको जो इन्वेस्टर्स के भी कंप्लेंट सुनते हैं कि क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स नहीं है, और इसी तरह आपको सुनने वो जो स्टार्टअप्स होती हैं उनको क्वालिटी टैलेंट भी नहीं मिलता जो उनके लिए इनोवेट कर सकें, और वो उस लेवल पे अभी नहीं है। हाँ, वो अगर काम करें सर्विसेज कंपनीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर दें लोगों को, ट्रैवल करवाएं, उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स गोरों के लिए बनाएं, तो देन डेफिनेटली वो उस एक्सपोजर के थ्रू दे देमसेल्व्स कैन लर्न। दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि एक्सपर्ट्स जब बाहर से वापस आते हैं उनके चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच मोर देन जिन्होंने कभी इंटरनेशनल ना इकॉनमी देखी और ना कभी उनके लिए काम किया। देखिए, पाकिस्तान इवेंचुअली इनोवेशन की तरफ आएगा, मगर ये एक जर्नी है, उस जर्नी को 10 से 15 साल कम से कम हमें चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो ग्राउंड रूल्स हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, और जो मैंने ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट बताया, पॉलिसी मेकर्स का माइंडसेट बताया, दैट नीड्स टू बी सपोर्टिव। और फॉर स्टार्टअप्स इट नीड्स टू बी इवन मोर सपोर्टिव, बिकॉज स्टार्टअप्स को इनोवेट करना है, डिसरप्ट करना है, उन्हें ऐसे एरियाज़ में काम करना है जहाँ पे कोई ना तो लॉ एग्जिस्ट करता है ना कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे हमें एक ओपन प्लेइंग फील्ड करने के लिए पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट में बिज़नेस फ्रेंडली होने के लिए आपको एक ना सिर्फ टॉप लीडरशिप चाहिए। आप देखें, इंडिया में डिजिटल इंडिया का नारा मोदी ने लगाया। अगर आप देखें सऊदीया में, अगर विजन 2030 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चेयरमैनशिप है और जो इनोवेशन का नारा है वो MBS ने लगाया। मेरे ख्याल में तो हमें टेक्नोलॉजी की केडर चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, ऐसे यंग ब्यूरोक्रेट्स चाहिए कि उनकी अपनी स्पेशलाइज्ड केडर हो जो कि टेक्नोलॉजी को समझती हो, ना कि ऐसे बाबू और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों जो अपना लेटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप करने के लिए क्लर्क को रिक्वायर करें और उनको अपना मोबाइल भी ठीक तरह से यूज़ ना करना आता हो। तो एक तो हमें बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनानी पड़ेगी मुल्क में। दूसरा, उसके बाद फिर हमें वी नीड अ मैसिव प्रोफेशनल बेस। कम अज़ कम हमारे मुल्क में 10 लाख प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हों और गोरों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हों, सऊदीया के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हों। आउट ऑफ दीज कंपनीज विल कम दोज जिनका एक्सपोजर होगा, और वो इनमें से निकल के स्टार्टअप्स बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टार्टअप बड़ी इनोवेटिव थी, ओबामा ने उसको रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान से बड़ी इनोवेटिव स्टार्टअप निकली, उसका नाम कॉन्वो था। नाउ द कॉन्वो, उनकी जो फाउंडर्स हैं और जो टीम है, दैट केम आउट ऑफ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड सर्विसेज कंपनी विच वाज एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़। सो इस तरह से काफ़ी सारी आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जहाँ पे ऐसे लोग जो चाहे दूसरी कंपनियों से प्रोफेशनल एक्सपोजर लेके आएँ या बाहर से एक्सपर्ट्स हैं
और वो एक्सपोजर लेके आए हैं, देन दे आर एबल टू। सो आई थिंक कि जब 10 लाख प्रोफेशनल बेस हमारे मुल्क की होगी, उनमें से एक क्रीम निकलेगी जो कि एक्सपोजर भी होगा, उनको नॉलेज भी होगी, एंड दे हैव ऑलरेडी सीन हाउ इट वर्क्स एंड दे विल बी एबल टू कम अप विद सम इनोवेटिव स्टार्टअप। हमारे मुल्क में बेसिक डिजिटाइजेशन नहीं है, सो फॉर टेक इनोवेशन आपको कम से कम एक डिजिटल फाउंडेशन चाहिए, जहाँ पे हर चीज़ मैनुअल है, कागज़ों पे है, और जहाँ पे उस कागज़ को डिजिटाइज करने के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा माफिया खड़ा है जो उसको कभी डिजिटाइज भी नहीं होने देगा। तो वो बेचारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स वो कैसे एक ऐसी इनोवेशन लेके आएंगे जहाँ पे कागज़ों पे सारी चीज़ें चल रही हैं, और कागज़ को रिप्लेस करने के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा माफिया है जो आपको ये काम करने से रोकेगा। तो आई थिंक गिवन ऑल दीज थिंग्स, गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज होने में, बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक होने में, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स इंप्रूव होने में, 10 लाख की मैसिव प्रोफेशनल बेस बनने में आपको कम से कम 10-15 साल चाहिए। और फिर हम उस लेवल पे होंगे जैसे आज इंडिया इनोवेशन के लिए तैयार है और चाइना ऑलरेडी कर रहा है, तो हम भी 10 से 15 साल बाद इनोवेशन के लिए रेडी होंगे।